अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, जिसकी वर्थ 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स है, और दूसरी बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी वर्थ तकरीबन 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। इनके साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 348 बिलियन डॉलर्स है, जबकि ये दोनों कंपनियां ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ रखती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे माजी में एक ऐसी कंपनी भी रही है जिसकी बुनियाद इसलिए रखी गई कि वो मसालों में, स्पाइसेस में तिजारत करेगी। वो कंपनी इंडिया में आती है तिजारत के लिए, और वो इतनी बड़ी बन जाती है, इतनी पावरफुल बन जाती है कि वो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। British East India Company plundered India. It looted India's artifact, traded slaves, laid the foundation for the British colonial rule. The British came to one of the richest countries in the world, and over 200 years of exploitation, depredation, loot and destruction reduced it to a poster child for third world poverty. Personal letters and diaries describe the experiences of the rulers and the ruled. ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर ईयर 1600 में बनाई गई। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और इसके तकरीबन 125 शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने तकरीबन उस टाइम में 70,000 पाउंड जमा किए और इस कंपनी की बुनियाद रखी। स्टार्ट में इस कंपनी का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मसालों की, स्पाइसेस की तिजारत करना था। अगले ही साल ये कंपनी रुख करती है इंडोनेशिया में जाके ये अपनी 2 फैक्ट्रीज भी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहले से मार्केट को कैप्चर कर लिया होता है पुर्तगालीज, डच और स्पेनिश बिजनेसमैन ने। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ये वहाँ से वापस आते हैं और ये नई जगह की तलाश कर रहे होते हैं, और इनकी नज़र पड़ती है इंडिया पर। इंडिया में इनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, क्योंकि इंडिया उस टाइम में मशहूर होता है स्पाइसेस के लिए और टेक्सटाइल के लिए। ईयर 1608 में EIC के मर्चेंट सबसे पहले गुजरात के शहर सूरत में पहुँचते हैं। हिंदुस्तान में उस टाइम मुग़ल सल्तनत अरूज पे होती है। विलियम हॉकिंस, जो कि EIC शिप के कैप्टन होते हैं, वो आगरा जाते हैं मुग़ल एम्परर जहांगीर से मिलने के लिए और उनसे परमिशन लेने के लिए, ताकि वो सूरत में अपनी फैक्ट्रीज बना सकें और इंडिया में तिजारत कर सकें। मुग़ल एम्परर का पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है पुर्तगीज़ मर्चेंट्स के साथ, इसलिए वो परमिशन देने से मना कर देते हैं। विलियम हॉकिंस नाराज़ तो होते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो कोई और जगह तलाश करते हैं जहां से वो इंडिया में एंटर कर सकें और अपनी फैक्ट्रीज बना सकें। ईयर 1611 में वो पहुंचते हैं मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का एक इलाका है। यहाँ के लोकल रूलर से वो मुलाकात करते हैं और उनको परमिशन मिल जाती है यहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है इंडिया में। कुछ ही सालों में EIC वहाँ पे और फैक्ट्रीज भी बनाती है और पावर गेन करती है। इस प्रोसेस के दौरान उनका दोबारा से यूरोपियन मर्चेंट्स, यूरोपियन ट्रेडर्स से सामना होता है। ईयर 1612 में EIC दोबारा सूरत सिटी की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जाके पुर्तगीज़ ट्रेडर्स पे अटैक करते हैं। इस बैटल को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ स्वाली। इससे पुर्तगीज़ हार जाते हैं और उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ महदूद हो जाता है गोवा तक। बैटल ऑफ स्वाली के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बन जाती है। ईयर 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वेस्ट करती है इंग्लिश किंग जेम्स I से कि वो खुद जहांगीर बादशाह से रिक्वेस्ट करें और उनको परमिशन लेकर दें। किंग जेम्स I सर थॉमस राव को बादशाह जहांगीर के पास भेजते हैं बहुत सारे तहाइफ के साथ, इसलिए कि वो परमिशन ले सकें कि मुग़ल सल्तनत में ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत कर सके। इसके बाद बादशाह जहांगीर एक शाही फरमान जारी करते हैं और अलाउ कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत सिटी में फैक्ट्रीज बनाने के लिए। ना सिर्फ इतना, बल्कि चंद एक इलाकों में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकेगी और किसी कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल सल्तनत को एनुअली पेमेंट किया करेगी। इसके बाद वो मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, पटना और आगरा में भी अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं। वो तिजारत करते हैं सिल्क में, टी में, कॉटन में, इंडिगो में, सॉल्ट में, और जिस शहर में वो फैक्ट्रीज बनाते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है और लोग उन सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस टाइम तक वो वेस्टर्न कोस्ट लाइन और साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन तक महदूद होते हैं और अब उनकी नज़र होती है कि वो पूरी मुग़ल सल्तनत में अपनी फैक्ट्रीज बनाएं, स्पेशली बंगाल में, जो कि एक इकोनॉमिकल हब होता है।
अब वो अपने किंग चार्ल्स II को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी पावर में इजाफा करें। इन ईयर 1670 किंग चार्ल्स ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स ग्रांट कर देते हैं, जो कि होते हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, right to command fortresses, right to have civil and criminal jurisdictions in acquired territories, right to form private army, right to form alliances. Year 1682 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में मौजूद मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से डायलॉग स्टार्ट करते हैं कि उनको बंगाल में तिजारत की इजाज़त दी जाए। EIC रिक्वेस्ट करती है ट्रेडिंग राइट्स के लिए और टैक्स कट ऑफ के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बादशाह औरंगज़ेब एक नए बादशाह होते हैं और जब उनको मालूम पड़ता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जाना चाह रही है और टैक्स कट ऑफ रिक्वेस्ट कर रही है तो वो इससे मना कर देते हैं। इस बात का जब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जोसेफ चाइल्ड को पता चलता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है और क्योंकि उनके पास अब एक आर्मी भी होती है तो वो ईयर 1686 में मुग़ल सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुग़ल सल्तनत बहुत पावरफुल होती है और वो जोसेफ चाइल्ड को जंग हरा देते हैं। जोसेफ चाइल्ड बादशाह औरंगज़ेब से माफ़ी मांगते हैं। बादशाह औरंगज़ेब उनको माफ़ कर देते हैं और उन पर फ़ाइन लगाया जाता है तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, जो कि इस टाइम पाकिस्तानी 121 करोड़ रुपए बनते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को रिस्टोर कर दिया जाता है। ईयर 1707 में बादशाह औरंगज़ेब का इंतकाल हो जाता है। उनके बाद मुग़ल सल्तनत बहुत वीक हो जाती है। लोकल नवाब और ज़मींदार मुग़ल एम्पायर से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऊपर फोकस कर रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बना रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन कर रही होती है और अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। वो कुछ आर्मी ब्रिटेन से मंगाते हैं और यहाँ के लोकल लोगों को भी अपनी आर्मी में ज्वाइन करवाते हैं, जिनको बाद में सिपॉयज़ के नाम से हम जानते हैं। बादशाह औरंगज़ेब के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल सल्तनत पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना के रखती है कि उनको बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेडिंग राइट्स दे दिए जाएं। आखिरकार ईयर 1717 में मुग़ल एम्परर फ़र्रुखसियार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेडिंग राइट्स दे देते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक दस्तक भी जारी कर सकती है जिसके ज़रिए वो कोई भी ट्रेडिंग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मुग़ल सल्तनत की हालत और भी वीक हो जाती है जब उनको बंगाल से टैक्स आना बंद हो जाता है। उसी साल चंद एक महीने बाद ईयर 1717 में मुर्शिद कुली खान, जो कि मुग़ल सल्तनत के गवर्नर होते हैं, अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर देते हैं और मुग़ल सल्तनत से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद मुर्शिद कुली खान ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर करते हैं कि वो टैक्स देना स्टार्ट करें। ईस्ट इंडिया कंपनी इस डिमांड को एक अनफेयर डिमांड समझती है और वो टैक्स देने से इनकार कर देती है। ईयर 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बन जाते हैं और टैक्स ना देने की वजह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फोर्ट विलियम पे, जो कि कलकत्ता में मौजूद होता है, उस पर हमला कर देते हैं और हंड्रेड्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैप्चर कर लेते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश बहुत गुस्से में आते हैं और वो ठान लेते हैं कि वो सिराजुद्दौला से इस बात का बदला ज़रूर लेंगे। बंगाल में एक और फैमिली बहुत पावरफुल होती है जो कि जगत सेठ की फैमिली होती है। इसके अलावा सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ मीर जाफिर भी खुद को नवाब ऑफ बंगाल बनाने के ख्वाब देख रहा होता है। जी हाँ, ये वही मीर जाफिर है जिसका नाम आपने इमरान खान से भी बहुत सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के अंडर जगत सेठ और मीर जाफिर से हाथ मिला लेते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि सिराजुद्दौला को नवाब की कुर्सी से हटाया जाए। सिराजुद्दौला इस पॉइंट पे फ्रेंच से हाथ मिलाते हैं ताकि वो मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफिर और जगत सेठ फैमिली का मुकाबला कर सकें। यहाँ पे एक जंग होती है जिसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। सिराजुद्दौला की आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में 15 टाइम्स बड़ी होती है, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को हरा देती है। बैटल ऑफ प्लासी को टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि इस जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्टली बंगाल पे रूल स्टार्ट करती है। थोड़े अरसे के बाद मीर जाफिर और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और मीर जाफिर डच मर्चेंट्स के साथ हाथ मिला लेते हैं, जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम, जो कि मीर जाफिर के दामाद होते हैं, उनको
नया नवाब ऑफ बंगाल बना देती है। कुछ ही अरसे के बाद मीर कासिम का ताल्लुक भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिगड़ जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर्स का बहुत मिसयूज़ कर रही होती है। इस वजह से मीर कासिम भी जंग का ऐलान कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो चुकी होती है और वो मीर कासिम को जंग हरा देते हैं और वो एक और मौका देते हैं मीर जाफिर को कि आओ गद्दी पे बैठो, लेकिन हमारी सब बातें माननी पड़ेंगी। थोड़े टाइम के बाद मीर जाफिर को रियलाइज़ हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ और ही सोच रही है। उनको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा सकते। इस पर वो नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम II के पास जाते हैं कि आए एक अलायंस बनाते हैं और मिल के ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकालते हैं। ये अलायंस ईयर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग करते हैं। इस जंग को बैटल ऑफ बक्सर भी कहा जाता है। बैटल ऑफ बक्सर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल एम्परर शाह आलम II से एक ट्रीटी करते हैं, जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ईयर 1765 में उस ट्रीटी के मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नए गवर्नर और कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। इस ट्रीटी में ये बात भी वाज़ेह होती है कि जितना भी टैक्स अब बंगाल से इकट्ठा किया जाएगा वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। सो ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की नई रूलर बन जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी होती है और अब तो उनके पास बंगाल का सारा टैक्स कलेक्शन भी आ रहा होता है। उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी और स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करती है और देखते ही देखते पूरा बंगाल का एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल को रूल कर रही होती है और उनकी नज़र अब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे होती है और उनके सामने एक बड़ी रुकावट अभी भी मौजूद होती है और वो होती है मराठा एम्पायर। वैसे तो मराठा एम्पायर की शुरुआत ईयर 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के थ्रू होती है। मराठा एम्पायर अपने अरूज पे होती है इन ईयर 1759 अंडर लीडरशिप ऑफ पेशवा माधवराव। अगर मैं मराठा एम्पायर की डिटेल में जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि मराठा एम्पायर 5 कन्फेडरेशन पे मुश्तमिल थी। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोसलेज ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, पेशवास ऑफ पुणे। इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग पेशवास थे। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 5 कन्फेडरेशन को सब्सिडरी अलायंस की ऑफ़र की। सब्सिडरी अलायंस ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके साथ एक अलायंस बनाएगी जिसके तहत वो अपनी पर्सनल आर्मी नहीं रख सकते, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। सारी कन्फेडरेशन ने इस बात से इनकार किया। माधवराव के इंतकाल के बाद 1772 में उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव को ईयर 1773 में उन्हीं के चचा रघुनाथ राव ने असैसिनेट करवा दिया। जब उनका इंतकाल हुआ उस टाइम पे उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अगले ही साल उनका एक बेटा पैदा हुआ और काउंसिल ऑफ मराठा ने, जो कि 12 मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल थी, उन्होंने उनके न्यू बॉर्न बेबी को नया पेशवा बना दिया और जब तक वो बच्चा अपने अडल्ट एज को पहुंचता तब तक हेड ऑफ द काउंसिल नाना फडणवीस नए पेशवा रहेंगे। नाना फडणवीस जब तक पेशवा रहे तब तक मराठा एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन उनके इंतकाल के बाद सारी कन्फेडरेशन में फूट पैदा हो गई और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि इन ईयर 1799 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा एम्पायर के साथ मिलकर द लेजेंडरी टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर को हराया और किंगडम ऑफ मैसूर का खात्मा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवास और गायकवाड के साथ सब्सिडरी अलायंस बनाए और जंग की होलकर, भोसलेज और सिंधियास के साथ। ब्रिटिश ने पहले भोसलेज और सिंधियास को डिफीट किया और उसके बाद होलकर्स को हराया। ईयर 1817 में पेशवास को ये रियलाइज़ हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरे इंडिया पे हुकूमत करना चाहती है, तो वो भी उनके खिलाफ हो गए और तब जाके आखिरी एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई और उस वॉर के बाद पूरे मराठा एम्पायर का सफाया हो गया।
और सारी की सारी मराठा लैंड अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुकी थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे 2/3 ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट लैंड पे कब्जा कर चुकी थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी रूलर्स थे इंडिया में उन सबको सब्सिडरी अलायंस बनाने की ऑफ़र की, और जिन्होंने एक्सेप्ट की उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। बाद में उन स्टेट्स को हम रॉयल स्टेट या प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जानते हैं। हैदराबाद वो फर्स्ट स्टेट थी जिसने 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही अक्लमंदी से पूरे हिंदुस्तान पे रूल कर रही थी। वो कॉन्स्टेंटली गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट ला रहे थे, नए लॉज बना रहे थे और साथ साथ नए अलायंसेस भी बना रहे थे। ईयर 1818 तक पूरी पॉपुलेशन का तकरीबन 78% हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका था। एक और टेक्निक जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तेमाल कर रही थी कि ऐसी कोई भी सल्तनत जिसका आगे कोई मेल हेयर नहीं होता था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज हो जाती थी। इस टेक्निक के ज़रिए ईयर 1848 में सितारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और 1856 में अवध भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में शामिल हो गए। और इन ईयर 1857 सबसे आखिर में इंडियन रेवोल्यूशनरीज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग हुई और उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अब पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ईयर 1858 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश में एक इंडियन लॉ पास किया गया। उस लॉ के अकॉर्डिंगली ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एसेट्स ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म होता है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे स्टार्ट होता है ब्रिटिश राज। और थोड़े टाइम के बाद ईयर 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ये थी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you.